Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the law gate syllabus of CRPC and in today's video we are going to start chapter 8. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 8 of CRPC deals with the topic of प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। अब इस चैप्टर का अगर आप टाइटल देख लें तो दैट मीन्स कि इस कोड के अंदर इस चैप्टर को इनकॉर्पोरेट किया गया है टू प्रिवेंट दी ऑफेंसेस, यानी कि ऐसे लोग जिनसे पब्लिक को किसी भी तरह का कोई भी खतरा है कि ये लोग इन फ्यूचर कोई ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, तो उन लोगों को इन ऑफेंसेस से रोकने के लिए हमें ये लग रहा है कि ये लोग कोई ऐसे ऑफेंसेस कमिट कर सकते हैं जिससे पब्लिक पीस किसी भी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इन लोगों को उन ऑफेंसेस से कैसे रोकना है ये चैप्टर 8 हमें बताता है। सो इस चैप्टर 8 के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है कि किन किन लोगों को किन किन तरह से रोका जा सकता है। अब इस चैप्टर के अंदर जो बात की गई है, अभी तक ऑफेंसेस कमिट नहीं हुए लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे पैदा हो गए कि इन फ्यूचर आपको लगता है कि ऑफेंसेस कमिट हो सकते हैं। सो उन ऑफेंसेस की कमीशन को रोकने के लिए ये चैप्टर सीआरपीसी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। सेक्शन 106 से सेक्शन 126A डील्स विद चैप्टर 8। ये चैप्टर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी है तो हम सिर्फ और सिर्फ लॉ गेट के MCQs की हद तक इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 106 से। सेक्शन 106 बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग दी पीस ऑन कन्विक्शन। अब इस सेक्शन का टाइटल क्या कहता है? सिक्योरिटी तलब करना। किस पर्पस के लिए? पीस को मेंटेन करने के लिए, ऑन कन्विक्शन। अब कन्विक्शन से क्या मुराद है? हमें पता है कि जब कभी भी किसी भी पर्सन के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है कि लेट्स सपोज इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, वो इल्ज़ाम अभी तक साबित नहीं हुआ, ट्रायल होता है, ट्रायल में एविडेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंसेस होते हैं, उसके बाद फिर मैजिस्ट्रेट उन एविडेंस या कोर्ट उन एविडेंसेस की बुनियाद पर उस पर्सन को कन्विक्ट या एक्विट करती है। तो जब किसी बंदे पर वो इल्ज़ाम साबित हो जाए, जब वो मुजरिम बन जाता है तो उसको सज़ा दी जाती है। सो यहाँ पर बात की गई है कि मुल्ज़िम से सज़ा सुनाने के बाद, यानी कि सज़ा काटने के बाद उससे अमन व अमान को कायम रखने के लिए सिक्योरिटी तलब करना। सेक्शन क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन पर इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर 8 के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया है। अब चैप्टर 8 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड क्या है? ऑफेंसेस अगेंस्ट दी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जिसमें हमने अनलॉफुल असेंबली और ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सो अगर किसी बंदे पर इल्ज़ाम है कि उसने इस चैप्टर के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया है या वो ब्रीच ऑफ पीस कर रहा है जिससे अमन व अमान ख़राब हो रहा है इलाके का, या लोगों को वो वर्गला रहा है कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए, और उसको इस केस में कन्विक्ट किया गया है किसी हाई कोर्ट की तरफ से, कोर्ट ऑफ सेशन की तरफ से या कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने उसको इन ऑफेंसेस की मद में अगर सज़ा सुनाई है, और सज़ा सुनाने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस बंदे से सिक्योरिटी तलब करनी ज़रूरी है कि अब इसकी सज़ा चूँकि ख़त्म हो गई है लेकिन ये बाहर जाएगा तो फिर ये पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेगा, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्ट्रॉय करेगा, अमन व अमान का ख़तरा है इससे, लिहाजा वो एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ सेंटेंस वो क्या कर सकते हैं? उससे सिक्योरिटी तलब कर सकते हैं। अब वो विद श्योरिटीज़ या विदाउट श्योरिटीज़ दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट। और ये जो सिक्योरिटी तलब करेंगे ये फॉर द पीरियड ऑफ 3 years होगी, यानी कि 3 साल तक के अरसे के लिए
इस कन्विक्टेड पर्सन से आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द दैट सेंटेंस उससे सिक्योरिटी डिमांड की जाएगी। अब ये टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? ये जो 3 इयर्स की सिक्योरिटी तलब की जा रही है, जिस दिन से उसकी सज़ा ख़त्म हुई है, जैसे ही सज़ा ख़त्म होने के बाद वो बाहर आया है उस दिन से उसका ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात की गई है कि अगर वो अपनी इस कन्विक्शन से रिलेटेड अपील फाइल करता है या रिव्यू में जाता है या रिवीजन फाइल करता है और ड्यूरिंग दी अपील, रिव्यू या रिवीजन उसकी ये सज़ा ख़त्म हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में जो बॉन्ड इससे तलब किया गया था, जो बॉन्ड इससे एग्जीक्यूट कराया गया था सिक्योरिटी के लिए, वो बॉन्ड ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। उसकी कोई वैल्यू बाकी नहीं रहेगी क्योंकि उसकी सज़ा जो है वो ख़त्म हो गई है। दैट मीन्स कि उस पर जो ऑफेंस था वो साबित नहीं हुआ। फिर लास्ट में बात की गई है कि इस सेक्शन के अंदर जो भी ऑर्डर पास किया गया है मैजिस्ट्रेट की जानिब से, हाई कोर्ट की जानिब से या कोर्ट ऑफ सेशन की जानिब से, ऐसे ऑर्डर पास करने की पावर एपीलेट कोर्ट के पास भी है। यानी कि एपीलेट कोर्ट भी अगर चाहे तो वो भी सिक्योरिटी तलब कर सकती है किसी भी पर्सन से फॉर मेंटेनिंग दी पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी। इसके बाद है हमारा सेक्शन 107। सेक्शन 107 भी सेम यही है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग दी पीस इन अदर केसेस। बाकी मामलात में सिक्योरिटी किस तरह से ली जा सकती है, ऊपर तो हमने चैप्टर 8 ऑफ पीपीसी की पर्टिकुलरली बात की है। ये सेक्शन कहता है कि जब कभी भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई बंदा जो है वो ब्रीच ऑफ पीस कमिट करने वाला है, वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, उसको अभी इंफॉर्मेशन मिली है, अभी ऐसा ऑफेंस हुआ नहीं है, किसी पर्सन ने पब्लिक पीस को अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बंदा अमन व अमान को नुकसान पहुंचा रहा है या वो कोई ऐसा एक्ट कमिट करने जा रहा है जिसकी वजह से मुआशरे का पीस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो मैजिस्ट्रेट अगर उसको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स मौजूद हैं तो फिर वो उस पर्सन को तलब करेगा और फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स उससे सिक्योरिटी तलब करेगा। अब यहाँ पर लिखा गया है कि मैजिस्ट्रेट उसको बुलाएगा और उसको शोकॉज देगा कि क्यों मैं तुम्हारे खिलाफ जो है वो तुमसे सिक्योरिटी तलब ना करूँ। सो सिंपली यहाँ पर क्या है कि अगर उसको लगता है कि इससे किसी तरह से पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है, अमन व अमान का खदशा है, ये दो लोगों में तसादम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वो इस पर्सन से ज़मानत तलब कर सकता है ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई भी ऑफेंस कमिट ना हो, कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट कमिट ना हो जिससे किसी भी तरह सोसाइटी का पीस डिस्ट्रॉय हो। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 108 के ऊपर। सेक्शन 108 बात करता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन डिसमिनेटिंग सिडिशियस मैटर्स। अब इस सेक्शन के अंदर किन लोगों से सिक्योरिटी तलब करने की बात की गई है? अब सिडिशियस मैटर्स कौन से होते हैं? विच क्रिएट द डिस्टर्बेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। यानी कि अगर आप किसी बंदे को बगावत करने पर मजबूर कर रहे हो, आप उसको बागी बनाना चाह रहे हो, तो ऐसे लोगों से भी सिक्योरिटी तलब की जा सकती है। सेक्शन कहता है कि जब कभी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई बंदा ऑरली या इन राइटिंग यानी कि ज़बानी कलामी या बाकायदा रिटन फॉर्म में वो इंटेंशनली कोई ऐसा एक्ट कमिट कर रहा है, यानी कि वो नफ़रत अंगेज़ बातें लोगों में फैला रहा है, लोगों को वर्गला रहा है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बातें आगे लोगों को पहुंचाएं, जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर एक ऑफेंस है। यानी कि वो लोगों को ये कह रहा है कि रियासत के ख़िलाफ़ या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो लोगों में नफ़रत अंगेज़ बातें फैलाएं, लोगों में बगावत पैदा करें, या वो दो ग्रुप्स में तसादम पैदा कर रहा है किसी भी वजह से, लोगों को जान से मारने की या जजेस को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। तो ऐसी सूरत में सेक्शन 108 के अंदर मैजिस्ट्रेट इन तमाम लोगों से 1 ईयर की सिक्योरिटी तलब कर सकता है, यानी कि 1 साल तक के उनसे ज़मानत तलब कर सकता है ताकि इस तरह के ऑफेंसेस को
कमिट होने से इन फ्यूचर रोका जा सके। अब उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 109। सेक्शन 109 बात करता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम दी वैग्रेंट्स एंड सस्पेक्टेड पर्सन्स। अब सेक्शन 109 के अंदर किन लोगों से सिक्योरिटी तलब करने की बात की है? दो लोगों का जिक्र किया गया है। वैग्रेंट्स यानी कि जो खाना बदोश हैं, जो किसी परमानेंटली किसी जगह पर नहीं रह रहे, एंड सस्पेक्टेड पर्सन, सॉरी यहाँ पर सस्पेक्टेड पर्सन्स हैं जिनके बारे में कोई शक हो, कोई मशकूक लोग हों जिनको देखकर ही ये लगता हो कि ये किसी तरह का कोई ऑफेंस कमिट करने वाले हैं। सो सेक्शन कहता है कि जब कभी भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि उसकी लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई बंदा गैर कानूनी तौर पर मौजूद है जो कि अपनी शनाख्त को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और मैजिस्ट्रेट का ये रीज़न टू बिलीव है कि वो जो अपनी ये शनाख्त छुपाने की कोशिश कर रहा है वो फॉर द पर्पस ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस उस जगह पर आया है, या फिर सेकेंडली उसकी लोकल लिमिट्स के अंदर कोई ऐसा स्ट्रेंजर मौजूद है जिसके पास कोई ज़रिया मुआश नहीं है, जिसको देखकर ये पता नहीं चल रहा कि वो अपना गुजर बसर किस तरह से कर रहा है, या वो अपनी मौजूदा होने का वहाँ पर जवाज़ नहीं बता सकता। तो ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट इन तमाम लोगों से फॉर द पीरियड ऑफ 3 years सिक्योरिटी तलब कर सकता है। सो सेक्शन 109 ने दो लोगों की बात की है, वैग्रेंट्स एंड सस्पेक्टेड पर्सन्स की। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 110 के ऊपर। सेक्शन 110 बात करता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर्स फ्रॉम दी हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अब ये सेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऊपर हमने बात की सस्पेक्टेड पर्सन्स की, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो आदी मुजरिम हैं, जो बार बार जराइम कर रहे हैं, उनसे भी सिक्योरिटी तलब की जा सकती है। जब कभी भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई ऐसा आदी डकैत मौजूद है, हाउस ब्रेकर, कोई चोर या कोई ऐसा बंदा है जो कि जाली दस्तावेज़ात तैयार करता है, जाली करेंसियाँ बना रहा है, जाली सिक्के बना रहा है, या जो चोरी का माल रिसीव कर रहा है जबकि उसको पता है कि ये माल चोरी का है, या फिर वो चोरों की चोरी करने में मदद कर रहा है, या उनका जो चोरी का माल है उनको छुपाने में उनकी मदद कर रहा है, या फिर वो किडनैपिंग, एब्डक्शन, एक्सटॉर्शन, ये तमाम किस्म के ऑफेंसेस खुद कमिट कर रहा है, या लोगों को ऐसे ऑफेंसेस कमिट करने के लिए अबेट कर रहा है, या वो किसी ऐसे ऑफेंस में इन्वॉल्व है जिससे अमनो अमान को ख़तरा है, सोसाइटी का जो पीस है उसको नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। तो ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट उन लोगों से भी 3 years की सिक्योरिटी तलब कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 111 जो कि ओमिटेड है। सेक्शन 112 बात करता है ऑर्डर टू बी मेड, कि जब कभी भी मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 107, 108, 109 और 110 के अंडर कोई भी कार्रवाई करता है, यानी वो लोगों से जो सिक्योरिटी तलब कर रहा है, तो उस मैजिस्ट्रेट के लिए ज़रूरी है कि वो एक रिटन ऑर्डर लिखेगा। शेल का वर्ड यूज़ हुआ है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी प्रोविजन है कि वो एक रिटन ऑर्डर पास करेगा। उस ऑर्डर के अंदर वो क्या क्या चीज़ें लिखेगा, सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव, यानी कि जो मालूमात उससे मौसूल हुई है, जितनी अमाउंट का बॉन्ड वो उन बंदों से ले रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए वो बॉन्ड उनसे एग्जीक्यूट करवा रहा है, नंबर ऑफ दी श्योरिटीज़ के बारे में लिखा जाएगा कि कितने ज़मानती वो तलब कर रहा है, कितने अमाउंट का ज़मानती मचलका वो तलब कर रहा है, श्योरिटीज़ का कैरेक्टर क्या है, यानी कि श्योरिटीज़ कैसी होनी चाहिए, पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, कोई लेमैन होना चाहिए, या किस तरह से। सो ये तमाम चीज़ें वो अपने उस रिटन ऑर्डर के अंदर मेंशन करके फिर इस रिटन ऑर्डर को जो है वो इशू किया जाएगा। सो सेक्शन 112 ने बता दिया कि मैजिस्ट्रेट जो कार्रवाई कर रहा है इन सेक्शंस के अंदर, जिस तरह से वो सिक्योरिटी तलब कर रहा है, वो अपने ऑर्डर के अंदर बाकायदा इन तमाम चीज़ों को मेंशन करेगा, और उसके बाद फिर इस ऑर्डर को उन पर्सनस को इशू किया
किया जाएगा जिन पर्सन्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी डिमांड की जा रही है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 113 के ऊपर। सेक्शन 113 कहता है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन द कोर्ट। सेक्शन में क्या कहा है कि जिन बंदों के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है अगर वो कोर्ट के अंदर मौजूद हैं तो फिर क्या तरीकाकार होगा। अगर कोई ऐसा बंदा जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी तलब करने से मुतालिक ऑर्डर पास हुआ है अगर वो कोर्ट के अंदर मौजूद है तो ये ऑर्डर बाकायदा उसे पढ़कर सुनाया जाएगा और अगर वो डिमांड करता है तो इस ऑर्डर को उस पर्सन को एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा कि इस ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, मैजिस्ट्रेट ने क्या क्या लिखा है। नेक्स्ट है सेक्शन 114 समन्स और वारंट्स इन केस ऑफ द पर्सन नॉट सो प्रेजेंट, कि अगर वो बंदा कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर उसके अगेंस्ट समन या वारंट इशू किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा बंदा जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी तलब करने से मुतालिक ऑर्डर पास हुआ है वो कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर मैजिस्ट्रेट के लिए कंपलसरी है कि वो एक समन इशू करेगा और उस बंदे को अपनी कोर्ट में तलब करेगा। और अगर वो बंदा कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में है, तो जिस ऑफिसर की कस्टडी में वो बंदा मौजूद है उस ऑफिसर को एक वारंट इशू किया जाएगा कि इस बंदे को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। नेक्स्ट है सेक्शन 115। सेक्शन 115 कहता है कॉपी ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 112 टू अकम्पनी समन और वारंट, कि हर वो समन या हर वो वारंट जो अंडर सेक्शन 114 इशू किया गया है उसके साथ मैजिस्ट्रेट ने अंडर सेक्शन 112 जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर की एक कॉपी इस समन और वारंट के साथ अटैच की जाएगी और इसकी एक कॉपी उस बंदे को समन के साथ भेजी जाएगी या जो बंदा वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है उस वारंट के साथ एक कॉपी लगाकर भेजी जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 116 पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस, के मैजिस्ट्रेट जो है वो उस बंदे को पर्सनल अटेंडेंस से एग्जैम्प्ट भी कर सकता है। यानी कि अगर तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो जिस बंदे के अगेंस्ट सिक्योरिटी तलब करने के लिए ऑर्डर पास किया गया है वो उस बंदे को मुस्तस्ना भी कर सकता है। यानी कि वो ये भी कह सकता है कि आप किसी से अपना ये जो सिक्योरिटी है वो कोर्ट में सबमिट करवा दें और कोर्ट में ख़ुद आने की ज़रूरत नहीं है या अपने वकील के थ्रू आप कोर्ट में अपीयर हो जाएं। अगर उसको लगता है सफिशिएंट रीजंस हैं तो वो उसे पर्सनल अटेंडेंस से एग्जैम्प्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 117। सेक्शन 117 बात करता है इंक्वायरी एज टू द ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इस सेक्शन के अंदर किस किस्म की इंक्वायरी की बात की गई है कि जब अंडर सेक्शन 112 कोई ऑर्डर पास हुआ था उस बंदे के अगेंस्ट जिससे सिक्योरिटी डिमांड की गई है उसको पढ़कर सुनाया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 113 के अंडर जो बंदा कोर्ट के अंदर मौजूद था, या अगर कोई बंदा मैजिस्ट्रेट के सामने समन या इशू होने के बाद या वारंट इशू होने के बाद पेश किया गया है तो मैजिस्ट्रेट को जो इन्फॉर्मेशन उस बंदे से मुतल्लिक रिसीव हुई है वो उसके ऊपर बाकायदा एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा ताकि वो इस चीज़ का पता लगा सके, इस इंफॉर्मेशन की सच्चाई का पता लगा सके। वो बाकायदा एविडेंसेस को देखेगा कि आया जो इंफॉर्मेशन उसे मौसूल हुई है वो सच है भी या नहीं, यानी कि क्या इस बंदे से किसी भी तरह का सोसाइटी को कोई ख़तरा है या नहीं, वो सोसाइटी के अमन व अमान में ख़राबी पैदा कर रहा है या नहीं। तो इन एविडेंसेस को देखने के बाद फिर जो भी मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर मुनासिब लगेगा वो ऑर्डर पास कर देगा इस बंदे से रिलेटेड। अब इस सेक्शन की हद तक ये राइट भी दिया गया है कि अगर कोई बंदा हैबिचुअल ऑफेंडर है तो वो अपनी रेपुटेशन को खुद भी मैजिस्ट्रेट के सामने एक्सप्लेन कर सकता है और जब तक मैजिस्ट्रेट उस पर्सन के अगेंस्ट इंक्वायरी कंडक्ट करवा रहा है उस वक्त तक वो उसको अपनी कस्टडी में भी रख सकता है जब तक कि इंक्वायरी कंक्लूड नहीं हो जाती। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 118। सेक्शन 118 बात करता है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। अब इस सेक्शन में बात की गई है कि अगर जो इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 117 के अंडर कंडक्ट करवाई है
कि इस बंदे से सिक्योरिटी तलब करनी ज़रूरी है, यानी कि इंक्वायरी होने के बाद अगर एविडेंसेस से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि इस बंदे से सोसाइटी को हर तरह से ख़तरा है, पब्लिक एट लार्ज की जो लाइफ है वो एट रिस्क है, पब्लिक पीस जो है वो इससे डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है कि इस बंदे से कितनी अमाउंट की, किस नेचर की सिक्योरिटी तलब की जाएगी, कितनी श्योरिटीज़ वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा, उनका नंबर क्या होगा, उनका कैरेक्टर क्या होगा, ये तमाम चीज़ें मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अंदर मेंशन की जाएंगी। इसके साथ है सेक्शन 119। सेक्शन 119 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर सेक्शन 117 के अंडर जो इंक्वायरी कंडक्ट करवाई गई है मैजिस्ट्रेट की जानिब से और उससे ये चीज़ प्रूफ नहीं होती कि इस बंदे से सिक्योरिटी तलब करनी ज़रूरी है, यानी कि इससे सोसाइटी को किसी भी तरह का ख़तरा है या नहीं, ये चीज़ प्रूफ नहीं होती, तो फिर ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपने रिकॉर्ड्स के अंदर इसकी एंट्री करेगा और इस सेक्शन की हद तक अगर वो बंदा मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में है, अगर उसने कस्टडी में लिया हुआ था तो वो एट वंस उसको रिलीज कर देगा, और अगर वो बंदा मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में नहीं है तो एट वंस उसको तमाम लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सेक्शन 119 ऑपोजिट है सेक्शन 118 के, वहाँ पर इंक्वायरी से चीज़ प्रूफ होगी, यहाँ पर इंक्वायरी से एविडेंसेस से ये चीज़ प्रूफ नहीं होती कि इस बंदे से सोसाइटी को किसी भी तरह का कोई खतरा है, तो उसको एट वंस रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 120। सेक्शन 120 बात करता है commencement of the period for which the security is required। अब ये सेक्शन कहता है कि टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा जिस टाइम पीरियड के लिए सिक्योरिटी तलब की गई है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर किसी बंदे से सेक्शन 106 या सेक्शन 118 के अंडर सिक्योरिटी तलब की गई है। अब सेक्शन 106 क्या था, कन्विक्टेड पर्सन से सिक्योरिटी तलब करना, और सेक्शन 118 के इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि बंदे से सोसाइटी को किसी भी तरह का कोई ख़तरा है, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो उस दिन से होगा जिस दिन से उनकी सज़ा ख़त्म हुई है, यानी कि जिस दिन से उनकी इम्प्रिजनमेंट ख़त्म हुई है उस दिन से सिक्योरिटी का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी सेक्शन 106 में बता दिया था, जबकि बाकी जितने भी केसेस हैं इन सेक्शन 106 और 118 के अलावा उन तमाम केसेस में सिक्योरिटी का टाइम पीरियड उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन से मैजिस्ट्रेट ने सिक्योरिटी तलब करने का ऑर्डर पास किया है। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 121। सेक्शन 121 बात करता है कॉन्टेंट्स ऑफ द बॉन्ड, यानी कि ये जो ज़मानतनामा आपसे लिया गया है ये किस पर्पस के लिए लिया गया है। सो सेक्शन कहता है कि जो ज़मानतनामा इस चैप्टर के अंदर आपसे लिया गया है वो आपको पाबंद करता है कि आप माशरे के अंदर अपना बिहेवियर अच्छा रखें, सोसाइटी के अमन व अमान को बरकरार रखें, उसके अमन व अमान में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना करें, और ना ही आप कोई ऑफेंस कमिट करें या कोई ऑफेंस कमिट करने की कोशिश करें, या फिर लोगों को कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए वर्गलाएं जिसकी सज़ा जो है वो कैद है। तो अगर कोई भी बंदा ऐसा कोई भी काम करता है, यानी कि ऑफेंस कमिट करता है, करने की कोशिश करता है, या लोगों को ऑफेंस कमिट करने के लिए वर्गलाता है, तो ये ब्रीच ऑफ बॉन्ड कंसिडर किया जाएगा और उसको मैजिस्ट्रेट की जानिब से पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 122। सेक्शन 122 बात करता है पावर टू रिजेक्ट दी श्योरिटीज़, कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये पावर है कि अगर उसने आपसे किसी केस में सिक्योरिटी तलब की है, आपसे ज़मानती तलब किए हैं, और जो ज़मानती आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये ज़मानत ठीक नहीं है तो वो उस ज़मानतियों को रिजेक्ट भी कर सकता है। यानी कि लेट सपोज अगर आप किसी बंदे को अपनी ज़मानत देने के लिए कोर्ट में लेकर आए हैं और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये बंदा तो ऑलरेडी डिफरेंट
डिफरेंट केस में डिफरेंट लोगों की ज़मानतें दे चुका है, ये इस बंदे पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर ऐसी सूरत में अंडर सेक्शन 122 उसके पास पावर है कि वो इन श्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ भी कर सकता है। यानी कि अगर मैजिस्ट्रेट समझता है कि ये श्योरिटीज़ रीज़नेबल नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो इन श्योरिटीज़ को रिजेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 123। सेक्शन 123 बात करता है इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ द सिक्योरिटी। अगर कोई बंदा सिक्योरिटीज़ सबमिट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर क्या होगा। सेक्शन कहता है कि अगर कोई पर्सन जिसको अंडर सेक्शन 106 और सेक्शन 118 मैजिस्ट्रेट की जानिब से ऑर्डर पास किया गया था सिक्योरिटी तलब करने के लिए, और वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कंप्लाइंस करते हुए सिक्योरिटीज़ कोर्ट में जमा नहीं करा सकते, कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में फिर उनको प्रिजन में डाल दिया जाएगा और उस वक्त तक उनको प्रिजन में डिटेन किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो अपनी सिक्योरिटी से मुतालिक कोर्ट को कोई सेटिस्फैक्ट्री या रिलायबल आंसर नहीं दे सकते, या अनटिल एंड अनलेस कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कोई मुनासिब ऑर्डर पास नहीं कर देता, तब तक वो प्रिजन में ही रहेंगे। इसके साथ इसी सेक्शन में काइंड्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट को डिस्कस किया गया है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव द सिक्योरिटी इज ऑफ टू काइंड, सिंपल एंड रिगरस। कि अगर कोई बंदा अंडर सेक्शन 109 और 110 जो वैग्रेंट्स और हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात की गई थी, अगर वो इन केसेस में सिक्योरिटी देने में नाकाम हो जाते हैं तो उनको सिंपल इम्प्रिजनमेंट के साथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दी जाएगी, यानी कि कैद बामुशक्कत में भी उनको रखा जाएगा। बाकी तमाम केसेस के अंदर जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, उन इम्प्रिजनमेंट में उनसे किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं लिया जाएगा। सेक्शन 123 के बाद हमारे पास है सेक्शन 124। सेक्शन 124 बात करता है powers to release the persons imprisoned for failing to give the security। अब इस सेक्शन में बात की गई है कि लास्ट सेक्शन में जो इम्प्रिजनमेंट में रखा गया था उन तमाम लोगों को जो अपनी सिक्योरिटी प्रोड्यूस नहीं कर सके उनको रिलीज़ भी किया जा सकता है। सो ये सेक्शन कहता है कि जब कभी भी सेशन जज को ऐसा लगता है कि जिस बंदे को कैद में रखा गया है सिर्फ इस बिना पर कि वो कोर्ट के अंदर अपनी सिक्योरिटी नहीं जमा करवा सका, वो अपनी ज़मानतनामे जमा नहीं करवा सकता और इससे सोसाइटी को अब मज़ीद किसी भी तरह का कोई भी ख़तरा नहीं है, तो वो इस बंदे को डिस्चार्ज करने का ऑर्डर पास कर सकती है, यानी कि वो इस बंदे को रिलीज़ भी कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 125 के ऊपर। सेक्शन 125 बात करता है पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू कैंसिल एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस और गुड बिहेवियर। अब इस सेक्शन में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन है? आपका सेशन जज। सो सेशन जज किसी भी टाइम सफिशेंट रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद अगर उसने किसी केसेस में लोगों से सिक्योरिटी तलब की है तो इस सेक्शन के अंडर उसके पास पावर है कि वो लोगों से वसूल किए हुए जो भी ज़मानतनामे हैं उनकी ज़मानत को किसी भी टाइम कैंसिल कर सकती है। अगर उसको लगता है कि मज़ीद इस ज़मानतनामे की ज़रूरत नहीं है और जो पर्सन है उसको इस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाए तो वो उन बॉन्ड्स को कैंसिल भी कर सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 126 और सेक्शन 126A जिसमें बात की गई है डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटीज़ की। लास्ट सेक्शन में हमने क्या कहा? जिस बंदे के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है सिक्योरिटी प्रोड्यूस करने का उसका बॉन्ड कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पर इस सेक्शन में बात की गई है कि जो बंदे वो अपनी ज़मानत के तौर पर कोर्ट में लेकर आया है वो चाहें तो अपने आप को इस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज भी करवा सकती हैं। यानी कि अगर वो कोर्ट में आकर ये कहती हैं कि हमने इस पर्सन के फेवर में श्योरिटी दी थी, कोर्ट के अंदर ज़मानत दी थी, लेकिन अब हम इस ज़मानत को मज़ीद कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनको एट एनी टाइम उनकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकता है। और जिस बंदे की
श्योरिटी से इन बंदे को डिस्चार्ज किया गया है, यानी कि जो बंदा इनको एज श्योरिटीज कोर्ट में लेकर आया था वो फिर बाकी के टाइम पीरियड के लिए मजीद न्यू श्योरिटीज कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। यानी कि लेट्स सपोज कि अगर तो ये जो श्योरिटीज हैं जो अपने आप को लाइबिलिटी से डिस्चार्ज करवा रहे हैं, इन्होंने 3 साल तक की श्योरिटी दी थी, लेकिन 2 साल का टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद वो कोर्ट में आकर कहते हैं कि हम मज़ीद 1 साल की ज़मानत इस बंदे की नहीं दे सकते, तो वो जो 1 साल का टाइम पीरियड रह गया है उसके लिए ये बंदा कोर्ट के अंदर फ्रेश सिक्योरिटी दाखिल करवाएगा। यानी कि उस 1 साल के अरसे के लिए न्यू श्योरिटीज़, न्यू सिक्योरिटी कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटीज श्योरिटीज की ख़त्म हुई है। इस पर्सन की सिक्योरिटी की लाइबिलिटी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, सो ये अपने लिए फ्रेश सिक्योरिटीज़ लेकर आएगा और कोर्ट में सबमिट करेगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 8 ऑफ CRPC के ऊपर। चैप्टर 8 में हमने डिस्कस किया कि ऑफेंसेस को कमिट होने से किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से ज़मानत तलब की जा सकती है, ऑर्डर किस तरह से पास किया जा सकता है, किन किन लोगों से ज़मानत ली जा सकती है, क्या ज़मानत किसी भी टाइम ख़त्म हो सकती है, जो ज़मानत ली गई है उसके कंटेंट्स क्या हैं, श्योरिटीज़ की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बारे में क्या कहा गया है, फिर इसी तरह अगर कोई बंदा सिक्योरिटी नहीं देता तो उस पर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। सो ये तमाम चीज़ें लॉ गेट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।